हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बी रैंकर्स नर्सिंग एकेडमी। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को हमेशा ही उस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। द टॉपिक इज़ CPR। आज हम डिस्कस करेंगे CPR को लेके, बट बिफोर डिस्कसिंग regarding CPR, please subscribe the channel. So it will help us to check कि आपको क्या और इफ़ेक्टिव टॉपिक लेके आना है जिससे आप नॉरसेट क्लियर कर सकें। आपके जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है, CHO है, DSSB है, ESIC है, RRB है, सारे सब्जेक्ट्स में आपको डील करेंगे और सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में दैट इज़ CPR, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और उन्हें बहुत क्लियरली समझ में नहीं आता है कि व्हाट डज द टॉपिक मीन्स। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और डिटेल स्टडी करेंगे। द फर्स्ट थिंग व्हाट आई टेल यू दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CPR. So regarding CPR, the first thing you have to know कि what is CPR, कि CPR होता क्या है, एटलीस्ट CPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPR इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज द मीनिंग ऑफ CPR. CPR जब हम दे रहे हैं तो हम देखिए CPR एक मिडल थिंग है, उससे अगर हम एक स्टेप डाउन जाते हैं तो हमारे पास आता है BLS। What is BLS? BLS stands for Basic Life Support. BLS stands for Basic Life Support. और जब हम CPR से थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाते हैं, जब भी हम CPR दे रहे हैं और उससे अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज ACLS। अगर हम ACLS को बोले तो दैट इज एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट। तो जब भी हम CPR देते हैं तो CPR से रिलेटेड ना कि सिर्फ एक CPR बल्कि कुछ चीज़ें और होती हैं दैट इज़ हेयर, जैसे CPR इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एंड BLS इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट। और हम थोड़ा और एडवांस पे जाएंगे तो हमारा आएगा ACLS दैट इज़ एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि हम CPR दे किसको, कौन से ऐसे पर्सन हैं, कौन से ऐसे नीडफुल पर्सन है जहाँ पर हमें CPR देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बताऊँ आपको तो लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी। कौन कौन से वो एलिजिबल पर्सन्स हैं जो CPR के लिए एलिजिबल हैं या हम उन्हें CPR दे सकते हैं। फर्स्ट इज अनरिस्पॉन्सिव। कोई इंडिविजुअल है जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो अनरिस्पॉन्सिव है, वो CPR के लिए एलिजिबल है। सेकंड इज ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट।
बट डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, ब्रीदिंग और हार्ट रेट एब्सेंट। ओके, ब्रीदिंग और हार्ट रेट एब्सेंट। तो कोई इंडिविजुअल है जो अनरिस्पॉन्सिव है, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई बेहोश पड़ा हुआ है, आपने उसको रिस्पॉन्स किया, हेलो हेलो भाई साहब, हेलो बहन जी, और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज़ नीड फॉर CPR। या फिर आपने किसी को देखा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, कोई इंसान है, आपने पल्स चेक की तो पल्स भी नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स कि एट दैट टाइम you have to give CPR or the person is eligible for CPR. Now what is the next question जो हमारे माइंड में आता है कि ठीक है, हमने देख लिया कि कोई पर्सन अनरिस्पॉन्सिव है, हार्ट रेट एब्सेंट है, ब्रीदिंग एब्सेंट है, और हमने CPR स्टार्ट कर दिया, बट अब हमने जो अपना CPR स्टार्ट किया था उसको हम रोके कब, हम हमारे CPR को स्टॉप कब करें। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन टू स्टॉप CPR, when to stop CPR. The first thing, when breathing and heart rate returns। क्यों हमने CPR इसलिए दी, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी धड़कनें नहीं थी, तो जब वो सांस भी लेने लगा और उसकी धड़कनें भी वापस आ गई, तब हम CPR को स्टॉप कर देंगे। सेकेंड इज when the emergency team come। जब इमरजेंसी टीम आ गई है तो वहाँ पर हमारा रोल ख़त्म हो गया, और जो इमरजेंसी टीम है वो अब CPR को कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट क्या है, व्हेन रेस्क्यूअर एग्जॉस्ट। जब रेस्क्यूअर ही थक गया, जो बचाने वाला ही थक गया, तो फिर आगे CPR कंटिन्यू कैसे होगा। जो रेस्क्यूअर है वही थक गया, फिर भी वो CPR दिए जा रहा है, तो एक टाइम पे भाई जो रेस्क्यूअर है उसको ही CPR की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए एक ही रेस्क्यूअर है और वो भी थक गया, तो हम वहाँ पर CPR को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट, when HCP, what is HCP? Health Care Provider। When health care provider declares death। जब हम CPR दे रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक CPR देने के बाद जो है वो पर्सन रिवाइव नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, और आपने देखा कि प्यूपल्स भी डायलेट हो गए हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, डॉक्टर, फिजिशियन, कंसल्टेंट, कोई भी, उन्होंने आके देखा और बोला कि दैट द पर्सन इज़ डेड, तो वहाँ पर भी हमें CPR को बंद कर देना है। मरे हुए इंसान पे CPR देने का कोई पर्पस नहीं है। तो हमें किस किस कंडीशन में CPR को बंद करना है, when breathing and heart rate returns, when the emergency team come, when rescuer exhaust, जब रेस्क्यूअर थक गया, when health care provider declares death। Now the next question arise, why। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज वाई,
कि हम सीपीआर क्यों दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सीपीआर क्यों दें। तो सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लंग्स। क्या सीपीआर देने का कारण ये है कि सीपीआर देने की वजह से धड़कनें वापस आ जाती हैं, या फिर क्या रीज़न है सीपीआर देने का? ठीक है, ये है आपके हार्ट के 4 चैम्बर। ये है आपके हार्ट के 4 चैम्बर, और यहाँ से क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ से आपका ब्लड आया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से प्यूरिफाई होके वापस आ गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक प्यूरिफाइड ब्लड आ गया, और यहाँ पर है हमारा ब्रेन। तो क्या हुआ कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गया, और यहाँ से लंग्स में गया सारा ब्लड, और लंग्स ने यहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाइड ब्लड हमारे हार्ट में आया, और ये प्यूरिफाइड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन को गया, ठीक है। एंड ब्रेन इज द मेजर वर्किंग एंड मेजर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए, अब सीपीआर में मैंने वो क्या बताया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक फंक्शन को और पल्मोनरी फंक्शन को हमें वापस लेकर आना है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहे। अब देखिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कि यहाँ पर हार्ट काम नहीं कर रहा है और लंग्स भी काम नहीं कर रहा है। तो हार्ट और लंग्स काम नहीं कर रहा है, तो क्या ब्रेन को ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंड जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि हो जाएंगे डैमेज, और न्यूरॉन्स के अंदर रीजनरेट होने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहे, इसीलिए हम चेस्ट कंप्रेशन करते रहते हैं। चेस्ट कंप्रेशन हम करते हैं और माउथ टू माउथ ब्रीथ देके हम ऑक्सीजन भी देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता रहे, और चेस्ट कंप्रेशन के थ्रू ब्लड जो पंप होता रहे और ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहे, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज ना हो। अब हमने ब्रेन डैमेज से प्रिवेंट कर लिया, तो हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करके, शॉक का यूज़ करके हम हार्ट की फंक्शनिंग को वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक मेन रोल है हमारे सीपीआर का। सीपीआर देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम हाथ से ही कंप्रेशन करके पेशेंट को ज़िंदा कर देंगे, ये कभी मतलब नहीं होता। सीपीआर का मतलब होता है ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने की कोशिश करना, ताकि ब्रेन डैमेज ना हो, और हम अदर मेथड्स का यूज़ करके, शॉक, डिफिब्रिलेटर का यूज़ करके हम पेशेंट को वापस से रिवाइव कर सकें। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीआर। सीपीआर इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब हम जब सीपीआर देते हैं तो सीपीआर की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, अडल्ट, चिल्ड्रन, इन्फेंट, न्यूबॉर्न, किसी को भी पड़ सकती है। तो सीपीआर की कंडीशन में अडल्ट, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, इन्फेंट, सबका क्राइटेरिया अलग होता है। सीपीआर की कंडीशन में सबका क्राइटेरिया अलग होता है। अब हम क्राइटेरियाज देखते हैं। हमारे क्राइटेरिया में आते हैं अडल्ट,
तो हमारे क्राइटेरिया में कौन कौन आता है? हमारे क्राइटेरिया में आते हैं अडल्ट, चिल्ड्रन, infant and neonate। तो जैसे कि हम अडल्ट बोलते हैं कि 18+, तो सीपीआर में अडल्ट का फॉर्मूला ये नहीं होता है। सीपीआर में अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु इज़ अबव और इक्वल टू 8 ईयर्स। या फिर आजकल जो एग्ज़ाम में वो एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स है वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे हैं, प्यूबर्टी। सीपीआर में अडल्ट किसको बोलते हैं? अ पर्सन, either he is male or female, a person who attain his puberty is considered as a adult in the criteria of CPR। चिल्ड्रन हम किसको बोलेंगे फिर? 1 to 7 ईयर। इन्फेंट इज up to 1 year and neonate is 0 to 28 days। तो देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ है नियोनेट, ये जो है हमारे अपर से कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं नियोनटल रिससिटेशन। इसको हम बोलते हैं नियोनटल रिससिटेशन। और यहाँ पर हम इन्हें क्या बोलते हैं? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, तो नियोनेट का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ही पूरा अलग है, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो अभी हमने क्या देखा? अडल्ट को हम किसे हम अडल्ट बोलते हैं सीपीआर के अंदर? 8 या 8 ईयर से अबव, या फिर आजकल नया कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा है, दैट इज़ प्यूबर्टी। नेक्स्ट चिल्ड्रन किसके अंडर में आते हैं? 1 to 7 ईयर ऑफ एज। और इन्फेंट आते हैं अप टू 1 ईयर ऑफ एज। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हाउ टू गिव सीपीआर। कि हमें बाकी सारी चीज़ें तो पता चल गई कि सीपीआर के लिए एलिजिबल कौन है, एज ग्रुप क्या है, ठीक है, सीपीआर को स्टॉप कब करना है, सीपीआर को देना कब है, लेकिन सीपीआर को दें कब, व्हेन टू गिव और हाउ टू गिव, कैसे करें सीपीआर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हाउ टू परफॉर्म सीपीआर। तो सबसे जो फर्स्ट थिंग है वो हमें चेक करनी है, दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल। सबसे पहले हमें चेक करना है रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं किसी रास्ते पे और आपको रोड साइड एक बंदा मिला जो कि लेटा हुआ है, ठीक है, तो लेटा हुआ है, तो आप गए उसके पास और आपने देखा कि भाई ये तो यहाँ पे गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, और आप गए और आपने उसको सीपीआर देना चालू कर दिया। उसने उठ के एक थप्पड़ मार दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे और तुम आके मेरी छाती दबाने लगे। तो हमें हमेशा रिस्पॉन्स चेक करना है। आपने देखा कि रोड साइड एक पेशेंट लेटा हुआ है, आप गए और आपने उसे हेलो हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, हेलो कैसे हैं आप, ठीक हैं? और उसने बोला कि हाँ क्या हुआ, तो आप ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने फिर भी पूछा कि हेलो
हाउ आर यू, कैसे हो, और वो सामने वाला बंदा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है, जिसको मैंने आपको बताया था, अनरिस्पॉन्सिवनेस, कि जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है। सेकेंड थिंग हमें क्या चेक करनी है, ब्रीदिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सामने वाला बेहोश हो जाता है लेकिन वो ब्रीद कर रहा होता है, तो हमें सेकेंड चीज़ चेक करनी है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या चेक करेंगे, मैं आपको वही बताऊंगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ हमें लास्टली चेक करना है पल्स रेट। पल्स रेट आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए पल्स रेट चेक करने के अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग साइट है पल्स रेट को चेक करने के लिए। सो हाउ टू परफॉर्म सीपीआर, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी इंडिविजुअल, उसका रिस्पांस चेक करना है कि वो रिस्पांस दे रहा है नहीं दे रहा है। फिर हमें चेक करनी है पल्स और ब्रीदिंग, फिर हमें चेक करना है पल्स। तो देखिए जो पल्स है, ऑलवेज चेक इन टाइम लेस देन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के अंदर में आपको पल्स रेट चेक करनी है। ऐसा नहीं कि आप पल्स रेट चेक करने में ही आपने 20 मिनट लगा दिए। पल्स रेट चेक करनी है 10 सेकेंड के अंदर अंदर ही आपको डिसीज़न लेना है कि पल्स रेट आ रही है तो हमें सीपीआर देना है, और पल्स रेट नहीं आ रही है तो हमें सीपीआर देना है कि नहीं देना। ये सारा काम जो है वो 10 सेकेंड के अंदर होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ब्रीदिंग। तो नेक्स्ट मैं स्लाइड में आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग कैसे हम चेक करेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉरसेट में और सीएचओ में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आप सीपीआर देते समय ब्रीदिंग को चेक कैसे करेंगे। तो देखेंगे पहले लुक, कि जब भी सांस ले रहे तो एब्डोमेन है या चेस्ट है वो अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं, राइज और फॉल हो रहा है नहीं। फिर हम करेंगे लिसन, मतलब कि ऐसे कान के पास, कान जो है हमारा वो सामने वाले के नोज़ के पास ले जाके हम देखेंगे कि सांस लेने की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट इज़ फील। कुछ भी ये दोनों फ्लॉप हो गया तो हम क्या करेंगे, फील, मतलब हमारे फिंगर्स को उसके नोज़ के पास ले जाके चेक करेंगे कि सामने वाला इंसान सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। So this is look, listen and feel. नेक्स्ट क्या था यहाँ पर, पल्स रेट। तो मैंने आपको क्या बताया कि पल्स रेट को चेक करने की भी अलग अलग साइट होती है, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग साइट है पल्स रेट को चेक करने की। तो चलिए पल्स रेट चेक कर लेते हैं। देखिए पल्स रेट चेक करने के भी हमारे पास क्राइटेरियाज हैं। जो हमारा पहले यूज़ हो रहा था, अडल्ट, चिल्ड्रन, इन्फेंट। अडल्ट में होता है हमारा कैरोटिड,
और चिल्ड्रन में, ठीक है, चिल्ड्रन में हमें हमेशा, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम हमेशा कैरोटिड ही आंसर करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कैरोटिड नहीं है ऑप्शन में तो हम फीमोरल पे जाएंगे। बट कैरोटिड इज ऑलवेज द प्रायोरिटी। अगर ऑप्शन में पूछा गया है कि चिल्ड्रन की कौन सी साइट चेक करनी है और आपको साइट दी है जिसमें फीमोरल ऑप्शन नहीं है तो आप कैरोटिड करेंगे ही, ठीक। लेकिन अगर आपको आंसर में कैरोटिड और फीमोरल दोनों ही साइट लिखी हुई हैं फिर भी आप कैरोटिड को ही चूज़ करेंगे। और इन्फेंट में प्राइमरली हम चेक करते हैं ब्रेकियल, ठीक है। और अगर ब्रेकियल ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम फीमोरल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अडल्ट में नो मैटर क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, हमेशा कैरोटिड ही टिक करना है। चिल्ड्रन में प्रायोरिटी कैरोटिड को देना है और सेकंड प्रायोरिटी फीमोरल को। इन्फेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रेकियल जाएगी एंड सेकंड प्रायोरिटी जाएगी फीमोरल। अब चेस्ट कंप्रेशन करने का हमारे पास एक, सीपीआर देने का हमारे पास एक है निमोनिक, दैट इज कॉल्ड CAB। सबसे पहले हम चेक करेंगे सर्कुलेशन, देन एयरवे, देन ब्रीदिंग। सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। सर्कुलेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन। तो अब चेस्ट कंप्रेशन करने का भी एक तरीका है कि चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है, चेस्ट को कितना दबाना है। क्या इतना दबाना है कि उसकी पसलियां टूट जाएं, या इतना दबाना है कि हड्डी तोड़ के पीठ से बाहर निकल जाए। चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है। तो हमारा फर्स्ट जो थिंग है उस पर हम आते हैं, दैट इज कंप्रेशन। तो देखिए ये है स्टर्नम एक तरीके का, जस्ट इमेजिन दिस, फीमोरल मत समझ लेना, स्टर्नम है, दिस इज स्टर्नम, ओके। तो हाफ ऑफ द स्टर्नम, तो ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ हमें कंप्रेशन देना होता है कि स्टर्नम पे हम, चेस्ट पे तो हम कंप्रेस कर रहे हैं लेकिन चेस्ट पे कहाँ पर, किस एरिया में कंप्रेस करना है। तो ये जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम को कंप्रेस करना होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए कौन सी साइट हमें यूज़ करनी है। तो मैंने आपको बताया कि ये स्टर्नम है और ये हाफ, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम को हम यूज़ करेंगे चेस्ट को कंप्रेस करने के लिए। और कितना कंप्रेस करेंगे, डेप्थ क्या रहेगी, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ एक अडल्ट का है ना, 1.5 से 2 इंच, और अगर हम इसको बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर इन अडल्ट, ठीक है। कितना कंप्रेस करेंगे, 1.5 से 2 इंच, और अगर यही क्वेश्चन सेंटीमीटर में आ जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर हम अडल्ट के अंदर कंप्रेशन देते हैं। और कितनी बार कंप्रेशन देना होता है, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कोई आप किसी को सीपीआर दे रहे हैं तो आपका जो दोनों हाथ है वो सामने वाले के चेस्ट पे होना चाहिए। चेस्ट में कहाँ पर,
लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के आधे में आप हाथ रखेंगे, 1.5 से 2 इंच नीचे तक दबाएंगे और 1 मिनट में आपको 100 से 120 बार दबाना है चेस्ट को। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट रूल ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन CPR। तो क्या मैंने आपको बताया कंप्रेशन के लिए कि ये आपका स्टर्नम है और ये आपका हाफ सेक्शन है, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम को कंप्रेस करना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये कोई इंडिविजुअल है, ये लेटा हुआ है, ये इसके हाथ हैं, ये इसके पैर हैं, और ये जो है ये इसका दिस सेक्शन इज हिज स्टर्नम। तो आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ द स्टर्नम को, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, यानी ये जो रीजन बन रहा है इसको हम कंप्रेस करेंगे, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम को हम कंप्रेस करेंगे। यहाँ पे हम आपने अपने दोनों हाथ रखे और 1.5 से 2 इंच नीचे, 1.5 से 2 इंच नीचे को आप कंप्रेस करेंगे। कितनी बार कंप्रेस करेंगे, 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार कंप्रेस करना है, तो ही वो एक इफ़ेक्टिव CPR के अंदर में आएगा, वरना वो एक इफ़ेक्टिव CPR नहीं है। अब हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो हमारा चेस्ट कंप्रेशन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज RA, दैट आप देखो इस फॉर्मूला को याद कर, जैसे हम कैब बुक करते हैं ना, कैब बुक करनी है तो कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज एयरवे, एयरवे मेंटेन करना है। एयरवे मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एयरवे मेंटेन करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है, ओपन दी एयरवे। और एयरवे को ओपन करने के 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। ये जो है इन सबके इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आप लोगों के लिए इमेजेस भी लेकर आई हूँ ताकि आपको CPR जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती ना करें और हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। और सिर्फ इमेजेस ही नहीं, मैं CPR से रिलेटेड इसी सेशन में क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ ताकि मैं साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ और आपको टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और CPR से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो, क्योंकि CPR जो है एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सबको पता है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और ये इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज आते हैं कि हम करें तो करें क्या, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको, और CPR जो है आपको टिप्स पे रट जाए, इसके लिए मैं पहले जो है वो CPR को डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं इमेजेस भी दिखाऊंगी आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। सो अगर आपको थोड़ा सा भी ये चैनल इफेक्टिव लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और सबको जॉब लेने में हेल्पफुल रहे।
तो बैक टू द टॉपिक, एयरवे को हम ओपन करेंगे। तो एयरवे को ओपन करने के लिए दो मेथड यूज़ करेंगे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। एंड जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, तो ये जो मेथड है हमारा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। मतलब कि जब भी सीपीआर देना तब यही वाला मेथड यूज़ करना है। तो मैम ये वाला मेथड तो हम यूज़ कर लेंगे, बट ये वाला मेथड कब यूज़ करेंगे, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे सर्वाइकल और स्पाइन इंजरी। कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई है जिसमें कि सर्वाइकल या फिर किसी भी तरीके की रीढ़ की हड्डी में इंजरी आई है, तब हम वहाँ पर जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर यूज़ करेंगे। और नहीं तो हम हर एक कंडीशन में हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया ये एयरवे हो गया। अब हमने देखो चेस्ट कंप्रेशन दे दिया, अब हमने एयरवे को भी ओपन कर दिया। अब सिर्फ एयरवे ओपन करने से ही नहीं काम चलेगा, हमें जो है वो ब्रीदिंग भी देनी है, सांस भी देनी है सामने वाले को। सिर्फ एयरवे को ओपन, भाई गेट खोलने से मतलब नहीं है, घर के अंदर भी जाना है ना। तो एयरवे तो ओपन कर दिया और हमें उसके अंदर जो है ब्रीदिंग जो है, सांस को जो है वो उस एयरवे से अंदर भेजना है। तो हम अब ब्रीदिंग का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ब्रीदिंग के लिए हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, जैसे मतलब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, और हम यूज़ करते हैं अम्बू। अम्बू बैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर इस चीज़ से काम नहीं चल रहा है तो हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी में आ जाता है हमारा LMA। LMA इज़ व्हाट, लैरेंजियल मास्क एयरवे के डाल के, और फिर हम उससे ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ET, दैट इज एंडोट्रेकियल ट्यूब। मैं इमेज बेस्ड के ऊपर भी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी क्लास लेके आऊँगी जिसमें आपके इस तरीके के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और ये मैं लाइव खुद पिक्चर्स क्लिक करके लेकर आऊँगी। और यहाँ भी नहीं मेंटेन हो रहा तो वी विल डू ट्रेकियोस्टोमी। तो ये जो है कुछ एडवांस मेथड हैं ब्रीदिंग के। तो लाइफ सपोर्ट जो है, CPR जो है, वो इस एडवांस लेवल तक हम करते हैं। ठीक है मैम, आपने तो ये बता दिया कि कंप्रेशन करना है, एयरवे ओपन करना है, वेंटिलेशन करना है, बट करना कैसे है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दिस। सो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, तो अगर अडल्ट है तो 30:2 रहेगा, चाहे रेस्क्यूअर सिंगल हो चाहे डबल हो, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब नहीं है आप 2 बंदे आओ, 4 बंदे आओ, 50 बंदे आओ, हमें 30:2 ही यूज़ करना है। गांठ बांध लो इस बात को। कई बच्चे जो हैं कन्फ्यूज आते हैं कि सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30:2 यूज़ करेंगे, डबल रेस्क्यूअर है तो 15:2 यूज़ करेंगे। नहीं भाई, सिंगल हो डबल हो
इन्फिनिटी तक हो। अडल्ट में गांठ बांध लो कि 30:2 ही यूज़ होता है। चिल्ड्रन में 30:2 अगर सिंगल है तो, और 15:2 अगर डबल है तो। इन्फेंट्स में 30:2 अगर सिंगल है, 15:2 अगर डबल है। ठीक है। ये ध्यान रख लेना और इसको गांठ बांध लेना कि कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो एक नहीं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अडल्ट है अगर तो 30:2 ही यूज़ होगा, डजेंट मीन रेस्क्यूअर सिंगल है या डबल है। और चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में सेम ही है, 30:2 यूज़ होगा अगर रेस्क्यूअर सिंगल है, 15:2 यूज़ होगा अगर रेस्क्यूअर डबल है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में। अब बात आती है नियोनेट की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नियोनेट का रिससिटेशन का पैटर्न अलग होता है। नियोनेट का रिससिटेशन का पैटर्न अलग होता है। तो नियोनेट में कंप्रेशन वेंटिलेशन कितना होता है? 3:1, यानी कि 3 बार चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और 1 बार वेंटिलेट करेंगे। ठीक है, 3 बार चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और 1 बार वेंटिलेट करेंगे। ये होता है नियोनेट में कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। ये जो है 30:2 और 30:1, इसके हमें एटलीस्ट 30:2 के एटलीस्ट हमें 5 साइकिल कंप्लीट करने होते हैं, या फिर 2 मिनट तक हमें CPR देना होता है। यानी 30:2 का हम या तो 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे, या तो हम 2 मिनट, या फिर ये कह सकते हैं कि 5 साइकिल जो है वो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे, या फिर 2 मिनट देंगे, या फिर 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे, ये बात एक ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज दी रेस्क्यूअर। ये मतलब एक एप्रोप्रिएट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर इससे पहले भी रेस्क्यूअर थक गया तो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। मतलब कि यही जो है टेक्निक हमें फॉलो करनी रहती है CPR के अंदर।
नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी हम वेंटिलेट करते हैं तो हम 1 मिनट में कितने ब्रीथ्स दे देते हैं, पॉसिबल 1 मिनट में कितने ब्रीथ्स हम देते हैं। तो अगर हम बात करें अडल्ट की तो हम 10 to 12 ब्रीथ्स पर मिनट दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 to 6 सेकेंड्स में एक ब्रीथ हम डिलीवर करते हैं। मतलब ये 30:2 का जो कंप्रेशन है और वो 2 मिनट तक चलता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हर 5-6 सेकेंड में एक ब्रीथ जो है पेशेंट को डिलीवर करी जानी चाहिए या हो जाती है। और ओवरऑल हम 1 मिनट की बात करें अगर, तो 10 to 12 ब्रीथ्स डिलीवर होती हैं 1 मिनट में। वहीं अगर हम चाइल्ड और इन्फेंट की बात करें तो वहाँ पर हमारा 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट डिलीवर होता है। और अगर हम बात करें तो हर 3 से 5 सेकेंड में हम एक ब्रीथ डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो इस जगह पे हम हमेशा यहाँ पर 20 को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि द मैक्सिमम वी विल डिलीवर द ब्रीथ, द मैक्सिमम द एफर्ट और द रिस्पॉन्स वी गेन। तो जब भी हम वेंटिलेट करते हैं तो एक अडल्ट में हम 1 मिनट में 10 से 12 ब्रीथ डिलीवर करते हैं और चिल्ड्रन में हम 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट हम डिलीवर करते हैं। अगर यही पूछे कितने सेकंड में हम एक ब्रीथ डिलीवर करते हैं तो 5 से 6 सेकंड के अंदर हम एक बार सांस दे देते हैं और चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के अंदर 3 से 5 सेकंड में हम एक ब्रीथ तो डिलीवर कर देते हैं। ओके, कुछ जो हैं वो हमें कंप्रेशन जो हम देते हैं उसे कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ इस तरीके से, कंप्रेशन लैंडमार्क्स। तो अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट, ये 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। अडल्ट में हम कहाँ डिलीवर करते हैं? सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन निपल्स। चाइल्ड में भी सेम है। इन्फेंट्स में कहाँ करते हैं? जस्ट बिलो निप्पल लाइन। और ये तीनों चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं अगर हम उसको देखें तो लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। जैसे, ठीक है, तो ये जो सेंटर्स हैं, ये जो सेक्शंस हैं, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमें हमेशा हाथ का प्लेसमेंट करना होता है। मतलब हमें हमारे जो हाथ है वो यहाँ पर रख के हमें चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं। अब देखिए, कंप्रेशन का मेथड है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कंप्रेशन मेथड, तो हमें कैसे करना है? हमें हार्ड पुश करना है, पुश हार्ड एंड फास्ट, और अलो कंप्लीट रिकॉइल। कंप्लीट रिकॉइल मतलब कि एक बार हमने चेस्ट को हार्ड एंड फास्ट, मतलब एक बार हमने चेस्ट को प्रेस कर दिया नीचे, तो हमें उसको पूरी तरीके से ऊपर आने देना है।
ये नहीं कि एक बार चेस्ट कंप्रेस किया, थोड़ा सा वो ऊपर है, फिर कंप्रेस कर दे, फिर कंप्रेस कर, नहीं, कंप्लीट रिकॉइल, यानी कि आपने चेस्ट को कंप्रेस किया तो उसके बाद उसको पूरा ऊपर तक आने देना है, फिर आपको सेकंड कंप्रेशन देना है। तो हम अडल्ट में कैसे देंगे? 2 हैंड्स हम यूज़ करेंगे अडल्ट में। ठीक है, कैसे? हील ऑफ वन हैंड एंड अदर हैंड ऑन टॉप। नेक्स्ट चिल्ड्रन में हम कैसे यूज़ करेंगे? 2 हैंड हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे जब हम 2 हाथ का यूज़ करेंगे तो हम ये वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम 1 हैंड यूज़ कर रहे हैं चिल्ड्रन में तो हम यूज़ करेंगे हील ऑफ वन हैंड ओनली। नेक्स्ट जो है वही चीज़ अगर इन्फेंट में आएगी, तो अगर रेस्क्यूअर एक है, 1 रेस्क्यूअर है, तो जो रेस्क्यूअर है वो 2 फिंगर्स का यूज़ करेगा, 2 फिंगर्स का यूज़ करेगा। और अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो 2 थंब का यूज़ होगा। ठीक है, मैं इसकी भी इमेज आपको दिखाऊंगी, इसकी भी इमेज क्लियर होगी। अगर इन्फेंट में कैसे, अगर रेस्क्यूअर एक है तो रेस्क्यूअर जो है 2 उंगलियों का यूज़ करेगा, और रेस्क्यूअर 2 हैं तो रेस्क्यूअर्स जो हैं वो 2 अंगूठे का यूज़ करेंगे। चलिए लेट मी शो यू द इमेज। ये देखिए, अगर रेस्क्यूअर एक है तो इस तरीके से 2 फिंगर्स का यूज़ करेगा, और एक हाथ से जो है बच्चे को पकड़ेंगे हम नीचे यहाँ पर, या फिर हम एक हाथ से बच्चे को पकड़ के हेड टिल्ट करके और ब्रीद ही देंगे। और अगर रेस्क्यूअर 2 हैं तो हम यहाँ पर 2 अंगूठे का यूज़ करेंगे, और जो है सेकंड रेस्क्यूअर जो है वो ब्रीथ देगा। तो यहाँ पर ये हम यूज़ करेंगे मेथड जब 2 रेस्क्यूअर्स हैं, और ये मेथड हम यूज़ करेंगे जब एक रेस्क्यूअर है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इमेजेस लेकर आई हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ होती है। तो कंप्रेशन डेप्थ कितना होता है? अडल्ट में होगा 1.5 से 2 इंच, चिल्ड्रन में होगा 1 से 1.5 इंच, और इन्फेंट्स में 1/2 to 1 इंच। और इसको आप कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर्स में, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार सेंटीमीटर्स के अंदर भी क्वेश्चंस को पूछा गया है कि सेंटीमीटर्स के अंदर कितना हम कंप्रेशन देते हैं। और कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी मैं एक बार एज अ स्लाइड में बता देती हूँ।
देखिए इस तरीके में स्लाइड में लिखने का मेरा पर्पस यही है ताकि जब भी आप नोट्स बनाएं तो आपको ईजिली समझ में आ जाए कि नोट्स किस तरीके से बनाना है और उसको कैसे पढ़ना है। तो अडल्ट में हम यूज़ करते हैं 30:2, चाहे रेस्क्यूअर एक हो चाहे दो हो। और चिल्ड्रन में हम यूज़ करते हैं 30:2 वैन सिंगल रेस्क्यूअर एंड 15:2 वैन डबल रेस्क्यूअर। और इन्फेंट में 30:2 सिंगल रेस्क्यूअर एंड 15:2 डबल रेस्क्यूअर। और न्यूबॉर्न में 3:1 का रेशियो हमेशा यूज़ होता है। चलिए अब मेरे पास यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो है वो CPR अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आपको, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अ नर्स ऑन द डे शिफ्ट, एक डे शिफ्ट की नर्स है, वॉक इन द क्लाइंट रूम, क्लाइंट के कमरे के अंदर जाती है, एंड फाउंड क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव, और देखती है कि क्लाइंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है। मतलब कि आप एक नर्स हैं, मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है आपकी या फिर इवनिंग ड्यूटी चल रही है, और आप क्लाइंट के रूम में गए और रूम में जाने के बाद आपने देखा कि क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करा। आपने पूछा कि हेलो मिस्टर श्याम कैसे हैं आप, तो क्लाइंट, आपने देखा क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। फिर आपने देखा द क्लाइंट इज़ नॉट ब्रीदिंग, क्लाइंट जो है वो सांस भी नहीं ले रहा है, एंड डजेंट हैव पल्स, और पल्स भी नहीं आ रही है। द नर्स इमीडिएट कॉल फॉर हेल्प, नर्स ने जो है वो इमीडिएटली हेल्प को बुलाया। द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन टेकन इज, तो अब जो नेक्स्ट एक्शन है वो एज अ नर्स आप क्या लेंगे। वेंटिलेट विद माउथ टू मास्क डिवाइस, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, गिव द क्लाइंट ऑक्सीजन, ओपन द एयरवे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप देखें सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्स चेक करना है। जब भी आपने देखा कि जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फिर आपको जाना है ब्रीदिंग पे, ब्रीदिंग भी नहीं ले रहा है और पल्स भी नहीं आ रही है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हेल्प के लिए बुलाना है। सबसे पहली चीज़ जो है हमें हेल्प के लिए बुलाना है। फिर हम यूज़ करेंगे मेथड CAB, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। ठीक है, CAB फॉलो करेंगे। देखिए पहले आपने देखा कि कोई भी क्लाइंट है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, फिर आप स्टार्ट करेंगे CPR। क्योंकि मान लीजिए आपने देखा कि रिस्पॉन्स नहीं है और आपने ये कॉल फॉर हेल्प को स्किप कर दिया और आप आ गए CPR पे डायरेक्ट, तो आप कितनी देर CPR दे लेंगे, एक टाइम बाद आप थक जाएंगे। या फिर मान लीजिए आप CPR स्टार्ट भी कर दिया आपने, तो क्या बीच में CPR छोड़ के जाएंगे हेल्प के लिए बुलाने के लिए, नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
रिस्पॉन्स हमने चेक किया, फिर हमें हेल्प के लिए बुलाना है, कोड ब्लू अनाउंस करना है। हॉस्पिटल्स में कोड ब्लू अनाउंस होता है, और अगर आप कहीं रास्ते में देख रहे हैं तो आपको एम्बुलेंस को कॉल कर देना कि यहाँ पर ऐसा ऐसा सिनेरियो है, आप प्लीज़ किसी हेल्प के लिए भेजिए। तो आप पहले हेल्प के लिए बुलाएंगे, फिर आप CPR स्टार्ट करेंगे, ताकि जब तक आप CPR देंगे जब तक कोई हेल्प आ जाएगी। CPR देने के लिए आप यूज़ करेंगे CAB, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग। तो यहाँ पर क्या है, वेंटिलेट विद माउथ टू मास्क डिवाइस, तो ये तो ब्रीदिंग आ गई, तो सबसे लास्ट है। गिव द क्लाइंट ऑक्सीजन, ये ब्रीदिंग में आ गया, ये भी लास्ट है। ओपन द एयरवे, ये सेकंड प्रायोरिटी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू CAB रूल। हमें एग्जाम में यूज़ करना है रूल CAB, और CAB रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकेंड आंसर है दैट इज द स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, एक नर्स है जो डे शिफ्ट में काम कर रही है, वो क्लाइंट के रूम में जाती है और देखती है क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है, और फिर उसने देखा कि क्लाइंट जो है सांस भी नहीं ले रहा है। ब्रीदिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लुक, लिसन एंड फील, एंड डज नॉट पल्स, पल्स भी नहीं है। नर्स ने इमीडिएटली कॉल किया हेल्प के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है, फिर हेल्प के लिए कॉल किया, फिर स्टार्ट किया CPR में चेस्ट कंप्रेशन। द आंसर सेकेंड इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, दैट इज CPR। एक नर्स है, वो CPR दे रही है, किसको दे रही है, अडल्ट को। पहले तो हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि नहीं, कि कोई प्रोसीजर है या फिर कोई भी मेथड है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे अडल्ट मेंशन किया है, चाइल्ड मेंशन किया रहेगा, न्यूबॉर्न मेंशन किया रहेगा, अगर मेंशन किया है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम वहाँ पर अडल्ट लेकर आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अ नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ऑन एन अडल्ट क्लाइंट। When performing the chest compression, the nurse understand that the correct hand placement locate over. तो नर्स को कैसे पता चलेगा कि मुझे अपना हाथ का प्लेसमेंट कहाँ पर रखना है, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, यानी ये स्टर्नम है, और लोअर थर्ड यानी कि ये हिस्सा 1/3 है और ये हिस्सा 2/3 है। तो क्या यहाँ पर रखना है, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, या अपर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, या लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, यानी ये स्टर्नम है और लोअर हाफ। तो आई टोल्ड यू दैट लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे हमें हाथ रखना है, और फिर हमें चेस्ट कंप्रेशन को स्टार्ट करना है। तो आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स विटनेस अ नेबर हस्बैंड सस्टेन अ फॉल फ्रॉम रूफ। एक नर्स है, उसने देखा कि उसके पड़ोसी का जो हस्बैंड है सस्टेन अ फॉल फ्रॉम रूफ, अपने घर की छत से गिर गया है नीचे। द नर्स रशेस टू द विक्टिम एंड डिटरमाइन, नर्स जो है वो दौड़ के गई विक्टिम के पास और डिटरमाइन किया टू नीड दी ओपन दी एयरवे, और उसने देखा कि एयरवे को ओपन करने की ज़रूरत है। डिटरमाइन दी नीड टू ओपन दी एयरवे, एयरवे को ओपन करने की ज़रूरत है। द नर्स ओपन द एयरवे इन द विक्टिम बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मैथड। तो कौन सा मैथड जो है वो नर्स यूज़ करेगी, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, फ्लेक्स्ड पोजीशन, मॉडिफाइड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। तो यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये देखिए, एयरवे ओपन करने के लिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होगा, और जॉ थ्रस्ट जो है वो इन केस ऑफ इंजरी यूज़ होगा।
तो यहाँ पर क्या है, उसने देखा कि भाई छत से नीचे गिरा है, छत से नीचे गिरा है, दैट मीन्स कि देयर आर चांसेस ऑफ इंजरी, कि इंजरी तो हुई होगी, गारंटी से बात है। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एक अच्छा मेथड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा और इंजरी। बट यहाँ पर तो इंजरी हो गई है, तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट गलत जाएगा और मॉडिफाइड चिन लिफ्ट भी गलत जाएगा। और फ्लेक्स्ड पोजीशन जैसी कोई चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर विल बी द करेक्ट आंसर। द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। और जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर किसी भी इंजरी के केस में अगर एयरवे को ओपन करना है तो हमें यूज़ करना है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ कि जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर कैसा होता है। सो सी, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड को टिल्ट किया नीचे की तरफ और चिन को ऊपर उठाया, दिस इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करो और चिन को ऊपर की तरफ यूज़ करो, दैट इज़ दिस मेथड। और यही मेथड जो है वो मोस्टली यूज्ड होता है। एंड दिस इज जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर में क्या है, जो हमारी जॉ लाइन है, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर में क्या है, जो हमारी जॉ लाइन है उसको पकड़ना। ये देखिए, ये यहाँ से इसने इसकी जॉ लाइन को यहाँ से पकड़ा, उस हैंड को यूज़ करके जॉ लाइन को वहाँ से पकड़ा और यहाँ से गर्दन ऊपर की ओर खींच दी, उठा दी। सो यहाँ से ये जो एयरवे है ये ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पर एयरवे ये ऐसे ओपन होगा। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी तरीके से स्पाइन पे हम इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो दिस इज जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। आप एग्ज़ाम में जब भी देखेंगे और देखेंगे कि कोई बंदा है इस तरीके से और उसने क्या है, सामने वाले की जॉ लाइन को पकड़ रखा है, सामने वाले की जो जॉ लाइन है इसको पकड़ रखा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि दैट दिस इज जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। और इसके अलावा एक सर को पकड़ के नीचे कर रहा है, एक दाढ़ी को पकड़ के ऐसे ऊपर उठा रहा है, दैट इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर। और ये हमेशा यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ट्रॉमा, इन केस ऑफ ट्रॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is preparing to attempt a relieve an airway obstruction in a 3-year-old child। 3 साल के बच्चे में एयरवे मेंटेन करना है। द नर्स परफॉर्म दिस मैन्यूवर बाय प्लेसिंग द हैंड बिटवीन। ये एक बच्चा है, डोंट माइंड द इमेज, इट इज़ जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेशन पर्पज़। ठीक है, ये एक बच्चा है और ऐसी कौन जगह जहाँ पर हमें हाथ का प्लेसमेंट रखना है, अम्बलाइकस एंड द ग्रोन। ये अम्बलाइकस है और ये ग्रोन है, तो क्या यहाँ रखेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे। ग्रोन एंड द एब्डोमेन, ये ग्रोन है और ये एब्डोमेन है, क्या इसके बीच में रखेंगे, नो। लोअर एब्डोमेन एंड द चेस्ट, लोअर एब्डोमेन और चेस्ट के बीच में, तो यहाँ पर नो। अम्बलाइकस एंड द जिफॉइड प्रोसेस, दिस इज जिफॉइड प्रोसेस एंड दिस इज अम्बलाइकल, थी यहाँ पर यस, बिटवीन द निप्पल्स, between the nipple. So the third is the correct answer, umbilicus and the xiphoid process. Next question, a nurse is performing basic life support on a 6-year-old child। 6 साल के बच्चे पे बेसिक लाइफ सपोर्ट हम दे रहे हैं। द नर्स डिलीवर हाउ मैनी ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट में कितनी ब्रीथ देगी। तो यहाँ मैंने आपको लिखवाया हुआ है
यहाँ मैंने आपको लिखवाया है चिल्ड्रन और इन्फेंट का कि 12 से 20 ब्रीथ 1 मिनट में देना रहता है, और यही यहाँ पर क्वेश्चन है। और नर्स इज परफॉर्मिंग, एक नर्स है वो परफॉर्म कर रही है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, कहाँ पर, 6 साल के बच्चे के ऊपर। द नर्स डिलीवर हाउ मैनी ब्रीथ पर मिनट। तो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर 12 to 20 ब्रीथ्स देते हैं पर मिनट, और एवरी 3 to 5 सेकेंड में एक ब्रीथ डिलीवर होती है, और प्रायोरिटी 20 को देंगे बिकॉज जितना मैक्सिमम हम रेस्पिरेट करेंगे उतना ही रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। सो द 20 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, एक नर्स है वो CPR दे रही है एक इन्फेंट को। When performing chest compression, the nurse understand the compression rate is, कि कितनी बार मुझे 1 मिनट में कितनी बार कंप्रेशन देना है। तो मैंने आपको बताया था 100 to 120 कंप्रेशंस, 60, 80, 100, 120। तो 100 इज़ द प्रायोरिटी, और 100 कंप्रेशन हम देंगे 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन टू असेस द पल्स ऑफ एन इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल का बच्चा है, इन्फेंट है। इन्फेंट में पहली प्रायोरिटी क्या जाएगी, ब्रेकियल। दूसरी प्रायोरिटी क्या जाएगी, फिमोरल। तो जब ब्रेकियल आंसर है हमारे पास तो हम फिमोरल या फिर किसी और पे क्यों जाएं, तो हमारा ब्रेकियल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ब्रेकियल इज़ द करेक्ट आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो कैरोटिड हम किस में यूज़ करेंगे, अडल्ट में और चाइल्ड में। पॉप्लिटियल और रेडियल यूज़ होती ही नहीं है किसी भी कंडीशन में और किसी भी एज ग्रुप में। ओके, तो कैरोटिड हम चेक करेंगे अडल्ट और चाइल्ड में, और ब्रेकियल हम यूज़ करेंगे इन्फेंट्स में। सो 4 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ब्रेकियल। The recommended time to identify cardiac arrest. The recommended time to identify cardiac arrest in an unresponsive victim. एक विक्टिम है जो कि अनरिस्पॉन्सिव है, विद नो ब्रीदिंग, ना सांस ले रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है कितने समय में पल्स को चेक करेगा। तो मैंने आपको बताया था 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको पल्स को असेस करने में, और विद इन 10 सेकेंड्स आपको CPR स्टार्ट करना है। तो 10 सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड CPR, इनमें से कौन से इंसान को CPR की ज़रूरत है। ऑफ विक्टिम विथ पल्स एंड ट्रबल ब्रीदिंग, पल्स अच्छी खासी आ रही है बस सांस लेने में दिक्कत है। और विक्टिम विथ चेस्ट पेन एंड इंडाइजेशन, चेस्ट पेन ही कंप्लेंट कर रहा है और क्या है, खाना नहीं पच रहा है। और विक्टिम हु इज़ अनरिस्पॉन्सिव, नो नॉर्मल ब्रीदिंग और ब्रीदिंग एब्सेंट, इनएडिक्वेट पल्स, क्या वैसा बंदा जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है, पल्स भी अच्छी नहीं आ रही है। और विक्टिम हु इज़ अनरिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहा है लेकिन ब्रीदिंग अच्छी है। तो भाई CPR में क्या है, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग। पल्स आ रही है और ट्रबल ब्रीदिंग है, तो यहाँ पर सिर्फ हम इसको ऑक्सीजन दे देंगे तो हो जाएगा काम, तो यहाँ पर CPR की ज़रूरत नहीं है। अब विक्टिम विथ चेस्ट पेन एंड इनडाइजेशन, भाई खाना पचाने में दिक्कत हो रही है तो इनडाइजेशन की वजह से भी चेस्ट पेन होता है। कोई आया आपके पास कि मैडम खाना पच नहीं रहा है आजकल और सीने में दर्द सा रहता है, तो क्या बोलोगे, यार लेट जाओ भाई, CPR करने की ज़रूरत है तुमको, और चेस्ट कंप्रेशन चालू कर देंगे, नो। विक्टिम हु इज़ अनरिस्पॉन्सिव, वेरी गुड, एक विक्टिम है जो अनरिस्पॉन्सिव है लेकिन ब्रीदिंग अच्छी खासी है, उसके अंदर सांस ले रहा है। ये आंसर हो सकता है जब हमारे पास इससे भी बेहतर ऑप्शन ना हो। एक इंसान है जो अनरिस्पॉन्सिव है, नॉर्मल ब्रीदिंग भी नहीं है, पल्स भी इनएडिक्वेट है, तो क्या इससे बेहतर आंसर नहीं है ये, बिल्कुल है।
सो द थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर कि एक इंसान है जिसके अंदर पल्स अच्छी नहीं है, ब्रीदिंग कम्प्लीटली एब्सेंट है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो वो ज़्यादा एलिजिबल है CPR के लिए। अब देखिए कई बार एग्ज़ाम में ये मैन्यूवर आया हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैन्यूवर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। 2020 नॉर्सेट में भी आया है, 2021 नॉर्सेट में भी आया है, 2022 नॉर्सेट में भी आया है। दिस इज कॉल्ड हैमलिच मैन्यूवर। This is called Hamlich maneuver. This maneuver is used to open the airway in adult while choking. अगर कोई इंसान कुछ खा रहा है और खाते टाइम उसके गले में कुछ फंस गया और वो चोक करने लगा, तो उस टाइम पे हम ये हैमलिच मैन्यूवर यूज़ करते हैं एयरवे से कोई भी फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। ओके, यहाँ पर क्या आप देखोगे कि इस बंदे ने एब्डोमेन के पास हाथ को पकड़ा है और ज़ोर से धक्का मारा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी फॉरेन मटेरियल था वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। बट ये जो मैन्यूवर है ये सिर्फ अडल्ट में यूज़ होता है, चिल्ड्रंस में यूज़ नहीं होता है। बच्चों में गलती से भी ये मैन्यूवर यूज़ मत करना। चिल्ड्रन मीन्स आई मीन टू से इन्फेंट्स में ये मैन्यूवर गलती से भी यूज़ मत करना। इन्फेंट में जो मैन्यूवर यूज़ होता है वो ये होता है। आपको अपने एक हाथ पे बच्चे को इस तरीके से लिटाना है, गर्दन को यहाँ से सपोर्ट करना है और 5 हैंड क्लैप्स देने हैं। 5 बार हाथों से पीटना है। तो यहाँ से आप जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से फॉरेन बॉडी जो है वो निकल जाएगी। सो दिस मैन्यूवर इज़ यूज्ड टू open the airway in infants while choking। जब बच्चा कुछ खाते खाते एयरवे में अटका ले तो इस तरीके से ये मैन्यूवर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा CPR, BLS, ACLS सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं हम। एग्ज़ाम में आने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इफ़ यू फाउंड द वीडियो इंफॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel. Thank you everyone for your time. Please like, share and subscribe the channel.